अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। आज 21 सितंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाहौर में जलसा, जिसका शिद्दत से इंतज़ार था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और हुकूमत जाहिर की है कि काफ़ी एक बड़ा चैलेंज था हुकूमत का इस जलसे को मैनेज करना कि किस तरीके से इससे डील किया जाएगा, क्योंकि इससे पहले जो इस्लामाबाद में जलसा था और जलसे के बाद जिस तरीके की मिसहैंडलिंग हुई, उसका जो सियासी फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुआ था, और फिर फ़ौरन जो है वो 21 सितंबर की डेट अनाउंस कर दी गई थी एक पॉलिटिकल पार शो के हवाले से। तो आज का ये जलसा किस तरह से देखा गया, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं, उनका खिताब इंतहाई अहमियत का हामिल माना जा रहा था, लेकिन वो इस जलसागाह पहुंच ही नहीं सके। इस तमाम मामले को डिस्कस करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ लाहौर सलीम शेख इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी सलीम शेख साहब, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, आज का जलसा किस तरह का रहा, लोगों की पार्टिसिपेशन किस तरह की रही, हुकूमत ने इस जलसे को किस तरह से जो है वो हैंडल किया, और सबसे बड़ा सवाल कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज के इस जलसे से क्या खोया, क्या पाया। देखिए, आपने एक वक्त में काफी सारे सवाल कर लिए हैं। मैं कोशिश करूंगा तमाम सवाल का जवाब दूं। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि आज जो पीटीआई ने जलसा किया है उसमें ये है कि हुकूमत की तरफ से ऐसा रुकावट कोई नहीं डाली गई। गुज़श्ता रात जो है वो एक कोशिश ये की गई थी कि कंटेनर लगाए गए थे, लेकिन सुबह होते ही जो है वो पंजाब हुकूमत की तरफ से, स्पेशली वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तरफ से हदायत जारी की गई पंजाब पुलिस को, लाहौर पुलिस को, कि तमाम रुकावटें जो है वो खत्म कर दी जाए। जलसा गाह में जो है लोगों को जो है वो जाने के लिए किसी किस्म की रुकावट नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद जो है तमाम रुकावटें दूर हो गई और लोग जो है वो जलसा गाह में जो है वो जाना शुरू हो गए। लेकिन सूरत हाल ये है कि जितनी उम्मीद जो है वो पीटीआई को थी कि हम वो बहुत बड़ा जलसा कर लेंगे, वो इतनी ज्यादा जो है वो जलसा गाह में लोगों को जो है वो लेकर आने में कामयाब नहीं हो सके। दूसरी बात यह है कि जो क्या खोया या क्या पाया, कि इसमें जो है मैं ये समझता हूँ कि पंजाब हुकूमत की तरफ से या मुस्लिम लीग नून ने जो है वो बड़ा स्मार्ट प्ले किया है कि गुज़श्ता जो इस्लामाबाद में जलसा हुआ था उससे जो है वो हुकूमत को या मुस्लिम लीग नून को जो है वो सुक्की का सामना करना पड़ा था। तो आज जो है वो इजाजत देने के बाद जो है वो फिर जो है हुकूमत ने किसी किस्म की जब रुकावट नहीं पेश की तो उससे जो है वो हुकूमत का मोराल बुलंद हुआ है। और हुकूमत की तरफ से एक सिर्फ जो है वो प्रेस रिलीज या हैंड आउट जो है वो जिले हुकूमत की तरफ से जो है वो 6 बजने के बाद जो है वो जारी किया गया। और इस सिलसिले में जो है वो डीसी लाहौर की तरफ से जो है जलसा की इंतजामिया गाह को भी आगाह किया गया कि भाई 6 बज गए हैं और 6 बजे के बाद जो है आप अगर जलसा करेंगे तो गैर कानूनी होगा। और उसके बाद जो है वो जलसा गाह का जो है इंतजाम, वहां पर जो डीजे सिस्टम था, लाइटें थी, वहां पर जो है वो बंद कर दी गई। और ये जो तमाम लाइटें और जो सिस्टम है वो उनकी अपनी इंतजामिया की तरफ से बंद किया गया, क्योंकि एक साउंड पॉइंट ऐसा मौजूद है जो वहां पर जो डीजे सिस्टम वाला था उससे जो है पीटीआई के जो वहां पर कारकुनान थे उन्होंने कहा कि आप जो है वो हमें एक गाना सुना दें। तो उसके ये अल्फाज थे कि मैं आपको गाना सुनाऊंगा तो फिर मेरे, क्योंकि वक्त ज्यादा हो गया है और 6 बजे तक का वक्त था, तो फिर मुझे कौन बचाएगा, यानी मुझे अगर किसी ने पकड़ लिया। तो लिहाजा ये जो है वो उनकी जो मैनेजमेंट थी वो इतनी कारगर नहीं थी कि अगर वो 6 बजे के बाद भी जलसा कायम यानी जारी रखना चाहते तो रख सकते थे। लेकिन वहां पर जो उनका साथ देने वाले थे डीजे सिस्टम लाइटें वाले, उन्होंने साथ नहीं दिया। 6 बजे के बाद जो है वो लाइटें बंद हो गई। और इसमें एक और बात जो है वो अली अमीन गंडापुर जो है उनको जो है वो वहां पहुंचना चाहिए था, क्योंकि सबसे ज्यादा तो जो है वो केपीके के लोगों से जो है वो तो आज का तो सर शो ही अली अमीन गंडापुर स्पेसिफिक था। आज का तो शो ही उनके ऊपर बड़ा जो है वो बेस कर रहा था। जी बिल्कुल, अली अमीन गंडापुर का ही जो है वो था कि अली अमीन गंडापुर आते और जो आज का शो जो है वो कामयाब बनाते। लेकिन क्योंकि अली अमीन गंडापुर जो है वो अपने सुबह से ही उस वक्त निकलेंगे, अगर वो अकेले भी आने की कोशिश करते तो शायद वो इस सूरत हाल में ना आ सकते, क्योंकि काफिला था और काफिले में जो है वो हर गाड़ी की एक जैसी स्पीड नहीं हो सकती। तो लिहाजा उस स्पीड को भी जो है वो कंट्रोल करना पड़ता है। तो वो तकरीबन जब 6 बजे के बाद तो जो है वो लाहौर की हदूद में दाखिल हुए। और फिर जब वो लाहौर की हदूद में दाखिल हुए तो एक गाड़ी के साथ जो है
उनका कोई जो है वो झगड़ा भी हुआ और वो खुद जो है अली अमीन गंडापुर जो है उस अपनी गाड़ी से बाहर आए और उस गाड़ी वाले से जो है वो झगड़ा किया और उनके हाथ में, अगर आप ये फुटेज साथ चला सकें तो उसमें अली अमीन गंडापुर के हाथ में जो है वो एक गन भी है और गन से उन्होंने उस गाड़ी का शीशा तोड़ा और उसके जो ड्राइवर हैं उसको ज़द-ओ-कोब भी किया। और इसकी बाकायदा जो फुटेज है वो सारे नाजरीन जो है वो देख भी चुके हैं और इस प्रोग्राम के जरिए वो दोबारा से भी देख लेंगे। और फिर वो यहाँ से गए हैं और फिर वहाँ जो जलसा गाह के बाहर पहुंचे हैं और वहाँ रिंग रोड के ऊपर, क्योंकि रिंग रोड के साथ ही जो है वो जलसा गाह है, वहाँ पर भी जो है वो पहुंचे हैं और वहाँ लोगों से, चंद लोगों से उन्होंने जो है वो बात की। बहुत शुक्रिया सलीम शेख, हमारे साथ मौजूद थे और हमें अपडेट कर रहे थे। और अब ज़रा रुख करेंगे खेलदास कोहिस्तानी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, नून लीगी रहनुमा है, मेंबर नेशनल असेंबली। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आज के इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लाहौर के जलसे को आपकी जमात किस तरह से देख रही है? मैं ज़ाती तौर पे तो ये देख रहा हूँ कि पीटीआई ने जब पहला जलसा मीनार पाकिस्तान में किया था और जिसके पीछे जनरल पाशा और उस वक्त के लोग खड़े थे इस्टेब्लिशमेंट के, और वहाँ से उनका आगाज़ हुआ था, अरबों रुपए पैसे लगाए गए थे। मगर आज पूरे केपीके के वसाइल और जो इनके पीछे खड़ी हुई बैरूनी ताकतें जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहती है, उसने लाहौर में जलसा उनका नाकाम हो गया और पंजाब ने उनको मुस्तरद किया, लाहौर ने मुस्तरद किया, और मैं समझता हूँ वो जलसी भी नहीं कर सके। इस तरह इनका इबरत का निशान बन गई है ये जमात। मैं समझता हूँ ये नाकाम तरीन जलसा था और पंजाब की आवाम ने, खुसूसन लाहौर ने, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की पॉलिसीज़ में जो महंगाई में कमी आई है, सिंगल डिजिट में जा चुकी है, 9% पे महंगाई आई है, कोहिस्तानी साहब एक और मरियम नवाज साहब, सर वो हम उसके ऊपर मरियम नवाज साहिबा की जो कारकर्दगी है, जो पॉलिसीज है, उस पर एतमाद का इजहार किया है पंजाब की हुकूमत ने, आवाम ने, और हुकूमत को मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। और जो 8 फरवरी और उसके बाद जो बाई इलेक्शन हुए थे उसमें भी पंजाब ने इनको जो मुस्तरद किया था। और मैं समझता हूँ कि ये नहीं, अगर इतनी ही कारकर्दगी की बुनियाद पर था साहब, अब मेरा सवाल भी सुन लें कि कारकर्दगी की बुनियाद पर इसने ही अगर आवाम ने उनको रद्द करना था तो फिर ये इतनी सख्त के साथ जलसे की इजाज़त देना और जलसे के लिए एक वक्त मुकर्रर कर देना, इसकी जगह अगर आप लोग होते, आप अगर कोई जलसा करते तो क्या इस बात पे एग्री करते कि जनाब शाम 5 बजे से 7 या 3 बजे से 7 बजे तक कोई जलसा हो, जबकि उसमें और जगहों से भी काफिले आने, अली अमीन गंडापुर तो वहां तक पहुंच भी नहीं पाए। तो ये इसमें आज आवाम तो वहां पहुंची थी, लेकिन बात सर ये है कि इतनी सख्त शराइत के साथ इसको आप कंडीशन कर रहे हैं, अगर डिलीवरी के हवाले से तो ये ज्यादती नहीं है थोड़ी? देखिए, पहली बात यह कि इन्होंने जलसे की इतनी हाइप बनाई हुई कि लाखों लोग लाहौर में जमा होंगे। इन्होंने कहा कि सड़कें बंद है। आपने देखा लाहौर समेत पूरे पंजाब की सड़कें खुली हुई थी। केपीके से आने वाले जत्थे थे उनके लिए भी रास्ते खुले हुए थे, कोई रुकावट नहीं थी। ये जो टाइम आप बता रहे हैं कि जो इनका जो टेक रिकॉर्ड है, आप देखें मौलाना साहब ने अभी, मौलाना फजल रहमान साहब ने एक इज्तिमा मीनार पाकिस्तान किया, वो पुरअमन जमात है। इन्होंने 9 मई के बाद इनके पास कोई ट्रस्ट नहीं है। ज़ाहिर है जिस तरह इस्लामाबाद में इन्होंने तूफ़ान बदतमीज़ी की और जिस तरह ललकारा रियासत के ख़िलाफ़ बातचीत की, जिस तरह पंजाब के वज़ीर आला के ख़िलाफ़ नाजेबा ज़बान इस्तेमाल की, हमें ये शरपसंद है, ये एक फसादी टोला है। तो इनके लिए मैं तो मरियम नवाज़ साहब हुकूमत को खराज तहसीन पेश करता हूँ। इन्होंने रास्ते भी खोले हुए, रुकावटें भी खड़ी नहीं की और उनको जलसा करने भी दिया, मगर कारकुन नहीं आए, वर्कर भी इनके नाला है। और मैं समझता हूँ लाहौर की आवाम भी नहीं निकली। पूरे पाकिस्तान से इन्होंने कोशिश की कि हम, मगर ये 1000-2000 लोग जमा करना, इस तरह ये मैं नहीं समझता। और जलसा आप जो वक्त से पहले ख़त्म करना था, लोग खुद ही चले गए थे।
6 बजे से पहले लोग वापस जाना, जो थोड़े बहुत लोग आए थे वो भी आ गए। जो आप वज़ीर आला KPK की गुफ्तगू आप बात कर रहे हैं, देखो उन्होंने आज भी जो जिस तरह ट्रक पे एक असले के बुनियाद पे उसमें हमला किया, और ये इस किस्म की वज़ीर आला उनको नहीं आना था। वो उस दिन जिस तरह गायब हो गए थे 8 घंटे जलसे के बाद, जिस तरह आज उन्होंने ये ड्रामा किया, उनको नहीं पहुंचना था, आप ये कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर वजीर आला KPK आज दानिस्ता तौर पर जलसागाह नहीं पहुंचे, ये आप कह रहे हैं? देखें, ना उसके साथ लोग थे, ना उसको ज़ाहिर है जो जिस तरह उन्होंने जो पहली तकरीर की थी उसके बाद जो उनको नतायज भुगतना पड़े, तो वो दानिस्ता। मैं तो यही समझूंगा कि अगर जलसा, अगर आपको वक्त का पता था कि इस वक्त जलसा होना है, तो क्यों नहीं पहुंचे? तो इसमें किसी की रुकावट तो इनको नहीं थी। तो मैं समझता हूँ ये जो जमात है अब एक फसादी टोला है जिसको अवाम ने मुस्तरद किया है, और हुकूमत की पॉलिसियों को उन्होंने इंडोर्स किया है, क्योंकि पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज टॉप जिसमें ब्लूमबर्ग उसके लिए जी लिखा सर, है। सर अगर देखिए आप कह रहे हैं सर, आ रही सर है। थोड़ा बहुत मैं भी मईशत को समझता हूं और उन तमाम इंडिकेटर्स के ऊपर मैं भी बात कर सकता हूं, लेकिन मैं एक चीज यहां पे ये आपसे अर्ज करना चाह रहा हूं। बात यह है कि इस वक्त आजकल जो एक फ़िज़ा है पाकिस्तान में, चाहे वो सियासी मामलात हों, फिर वो अदालती और कानूनी मामलात, और आजकल तरामीम का मौसम है, तो ऐसे में ये इतनी जल्दबाजी जो की जा रही है, चाहे वो आपके इलेक्शन एक्ट के हवाले से हो या फिर वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से हो, तो हिज़्ब मुखालिफ जो है वो ये, और जो लीगल फर्टर्निटी है वो ये कह रहे हैं कि जनाब इसमें हर कुछ इतना सही नहीं है। अगर यही सारी चीज़ें ये इसके ऊपर बहुत शदीद तहफ़्फ़ुज़ात भी पाए जा रहे हैं, तो इतनी जल्दबाजी क्यों है इन तमाम चीज़ों में? कोई जल्दबाजी नहीं है। देखो, अदालती इस्लाहत करना हमारे मुस्लिम लीग नून के मैनिफेस्टो का हिस्सा था। पीपल्स पार्टी की जो हमारी मेन इत्तेहादी जमातें, उनके मैनिफेस्टो का हिस्सा था। ये हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में तय किया था, जिसमें बानी PTI की भी साइन है। उसमें ये कहा गया आईनी अदालतें कायम होगी। ये सब कुछ हम पाकिस्तान में आम आदमी को नहीं, तो आपके इतने बड़े इत्तेहादी सर, आपके ऑल सीजन जो एक इत्तेहादी हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब, उन्होंने तो इस वक्त बड़ी माजरत के साथ लेकिन नाक से लकीरें खिंचवा दी हैं पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ। देखिए, मौलाना फजल रहमान साहब से हमारी गुफ्तगू होती रही है और जारी है, और वो आइनी इस्लाहत चाहते हैं और आइनी अदालतें वो उस पर उन्होंने एग्री किया है। अगर जिन शिकों पे उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमारी गुफ्तगू हो रही है, हम कायल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमें कायल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम मैं आपको सर वो तो ये कह रहे हैं मुसव्विदा अगर मुकम्मल हो उनको दिया जाए तो शिक दर शिक जो है फिर वो बात की जाएगी ना। अभी तक तो वो डॉक्यूमेंट वही ड्राफ्ट नहीं हुआ था, वो मुसव्विदा ही तैयार नहीं हुआ था, सारा रोना तो इसी बात का था। कोहिस्तानी साहब देखें तमाम शिकें जो है उनसे शेयर की गई थी, और मसौदा तब फाइनल होता है जब कैबिनेट में पेश होने जाता है। ज़ाहिर है हमारे लॉ मिनिस्टर जो मिनिस्ट्री है उन्होंने पूरी उस पर मेहनत की, कोशिश की, पूरा काम किया। वो पीपल्स पार्टी से कई वक्त महीनों से हमारी उनसे डिस्कशन होती रही, और मौलाना साहब से जब हमारी चीज़ें बातें मैच्योर हुई तो हमने उनसे बात शेयर की, और ये सबको हमारी जो इत्तेहादी हैं वो एक दूसरे को हमने एतमाद में लिया हुआ था। और ये जमहूरियत का हुस्न है। अगर मौलाना फजल रहमान के नंबर हमें चाहिए, वोट उनका चाहिए, तो अगर उनका तहफ़्फ़ुज़ात हैं या उनके कोई दलील है तो उस पर बात करना अगर कुछ दिन लेट होता है। मगर ये मैं आपको वाज़े बता दूं, आइनी तरामीम भी होगी। हम किसी फ़र्द वाहिद के लिए ये कानून साजी नहीं कर रहे, हम 25 करोड़ अवाम के लिए कानून साजी कर रहे हैं। ये हमारा हक है। हम जब मुझे ये बताएं, ये 1973 का जो आइन बना था पाकिस्तान का, उसी के नीचे सुप्रीम कोर्ट आती है। तो आइन सुप्रीम है, पार्लियामेंट सुप्रीम है। पार्लियामेंट का काम है आइन में तरामीम करना, कानून बनाना, और बाकी इदारे उनके मातहत हैं।
तो मैं समझता हूं आप जो कह रहे हैं बिल्कुल आप जो कह रहे हैं आपका पॉइंट आ गया, लेकिन मामला अगर इतना ही सादा, इतना ही सीधा होता तो जो कम से कम जो लीगल फर्टेनिटी है वो इसके ऊपर जो तहफ़्फ़ुज़ात शो कर रहे हैं, ज़ाहिर है कि वज़न उनकी बात में भी होगा। और ये आप कह रहे हैं कि जनाब ये पर्सन स्पेसिफिक नहीं है, ये पर्सन सेंट्रिक नहीं है, ये सारी जो है मामलात। तो देखते हैं कि आगे क्या सूरत इख्तियार करती है। फिर हुकूमत जो कि नंबर गेम्स के हवाले से बात चल रही है, ये सारी चीज़ें क्या गुल खिलाती हैं। हमारे साथ मौजूद थे खेलदास कोहिस्तानी साहब, शुक्रिया। और नाज़रीन, अब ज़रा हम जानेंगे कि इन पेचीदा आइनी और कानूनी मामलात जो हैं, इन पे माहिर कानून जो हैं वो क्या राय रखते हैं। अली अहमद कुर्द साहब पाकिस्तान की जो अदालती निज़ाम है इसमें एक बहुत बड़ा नाम, उनका इस पे क्या मौक़िफ़ है, एक छोटे से ब्रेक के बाद इसके ऊपर बात करेंगे। वेलकम बैक। और जिस तरीके से आजकल आइनी तरामीम और जो सियासी मामलात हैं वो देखे जा रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान में, अदालती हों या आइनी मामलात, ये जो लिंकेजेस हैं हर कोई इससे परेशान है। परेशान से मतलब एक तज़ब्ज़ुब का शिकार है कि किसी एक तरमीम की जो तशरीह है वो वाज़ेह नहीं हो पा रही, हर कोई अपने अपने हवाले से उसकी तशरीहात कर रहा है। ऐसे में सूरत हाल वाज़ेह क्या है, जो सीनियर माहिर कानूनदान और साबिक़ सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जनाब अली अहमद कुर्द साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। आजकल आइनी तरामीम का मौसम है, आप इन तरामीम को किस तरह से देख रहे हैं? सबसे पहले अगर ये बात की जाए कि इलेक्शन एक्ट के बाद, क्योंकि अब वो जो स्पीकर्स हैं, दो स्पीकर यहाँ के यानी कौमी और पंजाब असम्बली के स्पीकर, वो चाहते हैं कि इलेक्शन एक्ट के तहत जो है वो मखसूस नशिस्तों का फैसला किया जाए, और जबकि जो दीगर दो सूबों के स्पीकर्स हैं वो चाहते हैं कि जनाब अदालती फैसले की रोशनी में की जाए। तो क्या आपकी इस वक्त अंडरस्टैंडिंग है इस इलेक्शन एक्ट को और मखसूस नशिस्तों के केस को लेकर जनाब? देखिए सर, इलेक्शन एक्ट के साथ ही साथ ये जितना भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का पैकेज ला रहे थे, जिसके लिए कुछ पिछला जो गुज़श्ता हफ्ता था, आपने देखा कि दिन रात सिर्फ इसी की खबर थी और सारे अराकीन को जमा करके इन्होंने असेंबली में, सेनेट में बिठाया था। सिर्फ मेरी राय नहीं है बल्कि हम सारे वकला की, अभी 2 दिन पहले हम लाहौर में एक बहुत बड़ा वलायत कन्वेंशन करके आए, सारे वकला की ये राय है कि ये जो भी है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, जो भी इलेक्शन एक्ट के तहत जो ये गलत कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, हम इसके साथ हुकूमत के भरपूर मुखालफत करेंगे। और हमने बाकायदा बड़े सख्त अल्फाज में कहा है कि किसी भी सूरत में हुकूमत को हम ये जो अमेंडमेंट्स है ये होने नहीं देंगे, और इंशाल्लाह वैसे ही होगा। वकला में एक बड़ी एक यूनिटी है और ये यूनिटी को ये गवर्नमेंट छोड़ नहीं सकती। अब आपने जो बात पर अभी आपने जो फरमाया कि इलेक्शन एक्ट के तहत कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन को कि वो सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है उसके कंप्लायंस में ये ना करे, वो ना करे, और अब कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली के स्पीकर ने भी, इससे मैं सिर्फ एक ही लफ्ज कह सकता हूँ, थोड़ा सा सख्त है मगर इसमें स्पीकर कौमी असम्बली भी मारा जाएगा, पंजाब असम्बली का स्पीकर भी नुकसान उठाएगा, और इलेक्शन कमीशन के साथ तो जो होगा वो समझ नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ऑर्डर की वायलेशन जो है बहुत बड़ा एक कॉन्स्टिट्यूशनल, जिसको हम कहते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, उस कानून के तहत आएगा और इससे बचकर कोई नहीं निकलेगा। लेकिन फिर स्पीकर ये क्यों कह रहे हैं कि जनाब 12 जुलाई का जो फैसला है वो इस एक्ट के बाद इतलाक उसका नहीं होता सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का? अब देखें कितनी ज्यादती की बात है, बहुत ज्यादती की बात। एक कौमी असम्बली का स्पीकर है, सिर्फ एक मेंबर इलेक्ट हुआ और उसके बाद उसकी पार्टी में लाके उसको स्पीकर के मनसब पे बिठाया। अब आइन क्या कहता है, कानून क्या कहता है, आया वो सुप्रीम कोर्ट के मुकाबले में उसकी कानूनी नो हाउ या कानून के मुतालिक उसकी मालूमात और वो कानून और आइन की तशरीह को ज्यादा समझता है? ये तो बहुत ज्यादती बात है ना। दूसरा, एक लेमैन, एक बिल्कुल आम आदमी अदालत में खड़ा होकर अपनी केस को प्लीड नहीं कर सकता, उसको एक वकील की जरूरत होती है। इसी तरह ये कानून और आइन जो ये सिर्फ जजेज और वकील समझते हैं, ये
सिर्फ ये कह देना कि एक स्पीकर बड़े मनसब आके बैठ गया है, वो अब सारी आइन और कानून से वाकिफ हो गया, नहीं है, गलत कहते हैं और इसका नुकसान उठाएंगे। अच्छा, मुझे याद है पिछले दिनों जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का एक स्टेटमेंट था कि जनाब उन्होंने आइन और कानून का हवाला ज़रूर दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर कोई तब्दीली हुकूमत चाहती है तो पार्लियामान में ले आए, वहाँ से उसको वेट कर ले या वहाँ से तरमीम जो है उसको तरमीम कर ली जाए। तो हुकूमत तो उसी तरमीम का, एक पार्लिमानी तरमीम का रेफरेंस दे रही है ना सर? नहीं, देखिए नहीं, आपने मंसूर अली शाह साहब ने जो कहा आप इसको नहीं, पार्लियामेंट देखिए अभी जजमेंट फिर आया, कल का जजमेंट है, पार्लियामान जितनी भी ताकतवर है, ये मैं इस वक्त अपने ऑफिस में बैठा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन मेरे सामने, जो कुछ भी कर सकती है, जितना भी कानून साजी कर सकती है, और सबसे बढ़कर जब 2/3 उसके पास हो तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम भी कर सकती है, मगर ये पाबंद है कि कानून, वो आइन जिस हद तक उनको इजाजत देता है उस हद तक कानून साजी और अमेंडमेंट हो सकती है, उस हदूद से ज्यादा नहीं हो सकती। अच्छा। इलेक्शन एक्ट, अब ये जो इन्होंने इलेक्शन एक्ट में 2002 में, उसमें अब उन्होंने अमेंडमेंट किया है और वो कहते हैं कि उस इलेक्शन एक्ट के तहत काजी साहब ने जो फैसला किया है वो उसमें पूरी तरह अमल नहीं हो सकता, क्योंकि अभी हमने अमेंडमेंट किया है, ये रिट्रोस्पेक्टिव, मतलब माजी के साथ, गुज़िश्ता अरसे के साथ मुंसलिक करके इसका असर ज्यादा है। ये नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, ये गलत तशरीह कर रहे हैं और मैं समझता हूँ ये इस मुल्क में एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल एक बहरान पैदा कर रहा है। अच्छा, मजीद जी सर, इससे आप अंदाजा लगाएं। जी फरमाइए। अदालतों पे एतमाद उस वक्त हो सकता है, अदालत बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल इस मुल्क की एक पिलर है, लोगों का एतमाद उस वक्त होगा जब लोगों को ये तासुर हो, लोगों को ये इल्म हो कि इस अदालत में बैठे हुए जजेस इंडिपेंडेंट हैं और कानून और आइन के मुताबिक फैसला करते हैं, फिर लोग अदालतों में जाते हैं। अच्छा सर, अब आप कुर्द साहब, आप इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट का, इसमें भी तरमीम हुई है हालिया, तो इस तरमीम के ऊपर आपका क्या मौक़िफ़ है? नहीं तो नहीं हो ना, लेकिन फिर मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जो कानून और आइन को बहुत ज्यादा समझते हैं, तब मंसूर अली शाह साहब आकर नहीं बैठे और मुनीब साहब को जो काजी साहब ने जो अमेंडमेंट हुई है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 में, उसके मुताबिक, तो उसकी वो हैसियत नहीं है। अब यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बहरान पैदा कर रहे हैं, एक लोगों को एक बदएतमादी की तरफ ले जा रहे हैं। ये इस मुल्क के लिए बहुत बहुत नुकसानदेह है, मत करें ये वकील जब डट गए, वकील जब निकले सड़कों पे निकल आए, ये वकीलों का, हम लोगों का ये मुकाबला नहीं कर सकते, मगर ये है कि हम नहीं चाहते कि जो आइन है, जो इस मुल्क की अदालतें हैं, उस पे लोगों की गलत कोई राय कायम हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अली अहमद कुर्द साहब हमारे साथ मौजूद थे, साबिक सदर सुप्रीम एसोसिएशन। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद इसी मामलात को हम डिस्कस करेंगे। रियासत अली आज़ाद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, जो कि सदर हैं इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के। एक छोटे से ब्रेक के बाद उनसे मुलाकात होगी। वेलकम बैक। मामला है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स का। अली अहमद कुर्द इससे पहले अपनी राय पेश कर चुके। अब हम रुख करेंगे इस वक्त इस्लामाबाद का, जहां रियासत अली आज़ाद साहब जो कि सदर है इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले जानना चाहेंगे, ये इस वक्त जो आइनी तरामीम है, इसकी इंटरप्रिटेशन ज़ाहिर है कि हुकूमती कैंप और जो अपोजिशन है वो अलग अलग तरह से ले रही है। क्या कहना चाहेंगे अगर इस वक्त इलेक्शन एक्ट के हवाले से बात की जाए, जो तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट है, और हुकूमत का इस वक्त यही इसरार है कि जनाब इसके हवाले से मखसूस नशिस्तों का फैसला किया जाए, लेकिन इसको हिस्ब मुखालिफ जो है वो नहीं मान रही, किसी तौर नहीं मान रही, और जो इस वक्त जो लीगल फर्टर्निटी है वो भी ज़रा उनके इख्तिलाफात इसमें पाए जा रहे हैं। आप क्या कहेंगे आज़ाद साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान भाई, बात यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कोई भी जजमेंट आ जाए
तो आप उसको बाय विर्चू ऑफ लेजिस्लेशन आप उसके मैंडेट को फ्रस्ट्रेट नहीं कर सकते। वो जजमेंट आ गई, 12 जुलाई को आ गई, जिसके अंदर इलेक्शन कमीशन का फैसला और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सेट साइड हो गया। अब उस जजमेंट को आपने ट्रू सेंस में, स्ट्रिक्टो सेंसो उसको इम्प्लीमेंट करना है। इंस्टीट्यूशंस कोई भी हो, चूंकि आर्टिकल 189 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 का है, वो ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट बाइंडिंग है, बाइंडिंग फोर्स है, यानी आपके पास कोई डिस्क्रिशन नहीं, आपके पास कोई अख्तियार नहीं है, आपको हर हालत में उस फैसले को इम्प्लीमेंट करना है। अगर आप नहीं करते तो फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 204 है और उसका सब आर्टिकल A, B, C और D है कि जी अगर आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की स्मूथ रनिंग में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं, आप रेडिक्यूल करते हैं, अब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, आप उसके फैसलों को डिसओबीडियंस करते हैं, तो वो कंटेम्प्ट है। इसके अलावा इंस्टीट्यूशंस के पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट को वो इंप्लीमेंट कर। सर, दो चीजें, एक तो ये कि जजमेंट पे अमल ना करना, फिर दूसरा ये कि उसके आइन में तरमीम करना। पहले तो ये बताइए कि क्या इस तरह की तरमीम ऑर्डिनेंस के जरिए आ सकती है, नंबर 1। नंबर 2, अगर ये आ जाती है, मैं एक बात कह रहा हूं, हाइपोथेटिकली अगर मैं बात करूं, तो इसके पीछे फिर क्या मकासद हैं? ये जो 2/3 मेजॉरिटी की बात की जा रही है और उसके जरिए आइन में तरमीम करना, ये वहां तक बात जाती है? दो आपने सवाल किए। जहां तक ऑर्डिनेंस उन्होंने गवर्नमेंट ने जारी किया है, तो उसके लिए तो इमरान भाई लॉ बहुत क्लियर है। आर्टिकल 89 ये कहता है कि व्हेन देयर इज अ इमरजेंसी, कोई ऐसी सिचुएशन अराइजन इन द पाकिस्तान एंड दैट्स रिक्वायर्ड अ लेजिस्लेशन इन इमरजेंसी, तो आप बाय विर्चू ऑफ ऑर्डिनेंस आप कोई भी लॉ बना सकते हैं, लेकिन उसकी जो मुद्दत होती है वो 120 दिन होती है। उसके बाद ऑटोमेटिकली वो ऑर्डिनेंस कोलैप्स कर जाता है, लैप्स कर जाता है, और उसके बाद इसको या तो दोबारा जारी किया जा सकता है या पार्लियामेंट के जरिए उसके ऊपर उसको लॉ की हैसियत एज अ एक्ट या बिल जो है वो आप पास करवा सकते हैं। अब आ जाते हैं हम दूसरे सवाल की तरफ कि जी जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट कर रहे हैं, इसमें हमारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का हमने पहले भी तफज़ात का इजहार किया है, अभी भी, चूंकि ये बुनियाद है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन 6 जजेस के खत के, जिन्होंने ये कहा कि इंटरफेरेंस, और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अलावा बाकी चारों हाई कोर्ट्स ने भी बाद में लिखा कि इंटरफेरेंस है और हमें काम नहीं करने दिया जा रहा। इन तमाम चीज़ों को और स्पेशली इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को सबक सिखाने के लिए ऐसी लेजिस्लेशन की जा रही है। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब आप आर्टिकल 184(3) को आप ख़त्म कर देंगे और वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जिसको मैं सियासी कोर्ट कहता हूँ आप उसको दे देंगे, जब आर्टिकल 189 ख़त्म कर देंगे, जो एग्जिस्टिंग सुप्रीम कोर्ट है उसका फैसला बाइंडिंग नहीं होगा, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का बाइंडिंग होगा, तो आप तो सुप्रीम कोर्ट को आउटसोर्स कर रहे हैं, आप तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को रिडंडेंट कर रहे हैं और उनके पास तो सिर्फ एक सिविल कोर्ट जैसे ही अख्तियारात रह जाएंगे। क्या ये जुडिशल रिफॉर्म्स है? एक लैटिन मैगज़म है, सेलस पपुली इस सुप्रीमा लेक्स के बेहतरीन लेजिस्लेशन वो है विच इज मेड फॉर दी वेलफेयर ऑफ दी जनरल पब्लिक। अगर आप जुडिशल रिफॉर्म लाना चाह रहे हैं तो चारों हाई कोर्ट्स के अंदर इस वक्त 42 जजेस की कमी है, आपने वो तैनात नहीं किए। अगर आप जुडिशल रिफॉर्म अवाम के लिए लाना चाह रहे हैं तो जितनी सिविल कोर्ट से उसके अंदर 25 लाख केसेस पेंडिंग है। अगर आप लोगों के लिए ये जुडिशल रिफॉर्म ला रहे हैं तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 8 जजेस काम कर रहे हैं, 10 की गुंजाइश है, वहां 20 जज क्यों नहीं लगा रहे? अगर आप ये करना चाह रहे हैं अवाम के लिए तो आप क्यों ऐसा बिल ला रहे हैं जिसके अंदर हाई कोर्ट के जजेस जो इस्लामाबाद के हैं किसी को सीबी वो कर दिया जाए, किसी को चीचों की मलिया ट्रांसफर कर दिया जाए, तो ये वेलफेयर ऑफ दी जनरल पब्लिक है। इसका मतलब है कि मेलस है, मेलाफाइडी और पर्सनल वेंडेटा की बेस पे ये लेजिस्लेशन की जा रही है। और आइन हमारा जो है उसके अंदर कैटेगोरिकली लिखा गया ट्राइकॉटमी ऑफ पावर के 3 इदारे हैं, मुकन्ना है, अदलिया है और लेजिस्लेचर है, तो ये अपने अपने डोमेन में रह के काम करेंगे, कोई दूसरे में वो नहीं करेगा ट्रांसग्रेस। लेकिन एक सवाल
कि जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाएंगे तो उसकी तैनाती जो है वो प्राइम मिनिस्टर और सदर करेंगे, तो उसकी तो तैनाती भी सियासी है, तो उसके फैसले भी सियासी होंगे। और जब आप जुडिशल स्ट्रक्चर ही चेंज कर देंगे तो उसकी इजाजत नहीं दी जा सकती, क्योंकि अल जिहाद ट्रस्ट वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। ठीक है रियासत साहब, अब जरा ये बताइएगा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट सुप्रीम कोर्ट का जो है इसमें भी हालिया तरमीम हुई और कहा यह जा रहा है, जो अपोजिशन है उनका ये कहना है कि जनाब इसमें तो इससे पहले जब ये रिफॉर्म किया गया था, ये इस्लाहात इसीलिए की गई थी कि इख्तियारात को कम किया जाए, यहाँ तो शायद बढ़ाया जा रहा है। क्या कहेंगे इस पे आप? देखें, चीफ जस्टिस साहब जो मौजूदा है उन्होंने कहा था कि मैं तो अपने इख्तियारात आगे दे रहा हूं, वापस कर रहा हूं, लोगों को दे रहा हूं, अपने पास नहीं रख रहा। तो अब कौन सी एकदम से क़यामत आ गई कि वो अख्तियारात आप बाय विर्चू ऑफ दिस ऑर्डिनेंस वापस ले रहे हैं? इसका मतलब है कि जस्टिस मुनीब अख्तर को उस कमेटी में से बाहर करने के लिए विद मेलाफाइडी ये एक ऑर्डिनेंस लाया गया। अभी तो उस ऑर्डिनेंस की स्याही खुश्क नहीं हुई और आप दूसरा ले आए। अगर ये तजर्बा आपका फेल हो गया सिर्फ एक उसको प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को लाने के लिए, जो आर्टिकल 191 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 का, तो जब आप 58 अमेंडमेंट लाएंगे तो इसके लिए तो आपको 60 साल का या 10 साल या 20 साल उसके लिए आपको होमवर्क चाहिए, जितनी आपने इसमें परफॉर्मेंस दी है। तो मैं समझता हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ आज ये बैठे हुए, कल कोई और होंगे। यही लॉ जो है, मैं तो हुकूमत को ये मशवरा दूंगा कि 50-60 ऑर्डिनेंस भी बना ले और नोटिफिकेशन भी इसी तरह के जारी कर ले कि जैसी सिचुएशन हो उसमें वही ऑर्डिनेंस, वही नोटिफिकेशन ला के आप अपने मकसद के जज जो हैं उनको भी आप वो कर लें। ठीक है, और बहरहाल ये मशवरा सर सबके लिए है, क्योंकि पाकिस्तान में हुकूमत में कोई भी पार्टी हो वो अपने हिसाब से ही कानून की नाक जो है उसको मोड़ने में दिलचस्पी रखती है, अपने हिसाब से ही कानून जो है उनको या उनका रास्ता जो है वो तय करने में दिलचस्पी रखती है। बहुत बहुत शुक्रिया। रियासत अली आज़ाद साहब हमारे साथ मौजूद थे और ज़ाहिर है कि ये तमाम मामलात यहाँ रुकिए, आगे आने वाले दिनों में बहुत कुछ होना है, चाहे वो आइनी मामलात हों, सियासी मामलात हों या कानूनी मामलात हों। देखना यह है कि ये इस तमाम मामलात के बीच में रियासत पाकिस्तान जो है और जो पाकिस्तान की अवाम है उनसे जो हुकूमत ने वादे किए थे, उनसे जो सियासी जमातों ने, पॉलिटिकल इलीट्स ने इलेक्शन में वादे किए थे, वो वफा करते हैं या वो भी इसी सियासत की नज़र होंगे। आपसे कल मिलेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।